हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। आज के सेशन में दोस्तों हम लोग बात करेंगे आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क कंप्यूटर के बेस्ट 40 क्वेश्चंस पर। एग्जाम का लेवल कैसा रहता है इन सेशंस की मदद से आपको समझ में आ रहा होगा। आज है इसका डे 7। उम्मीद है कि आपने डे 1 से लेकर डे 6 तक सारे सेशंस को देखा होगा, नोट डाउन भी किया होगा। तो एक बार फिर से अपनी नॉलेज को टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि आउट ऑफ 40 कितना स्कोर कर पाते हैं आज के सेशन में। हैव अ लुक गाइस। साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स जो कि बैंक एग्जाम्स को लेकर फुल कंप्यूटर कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं, आईबीपीएस आरआरबी स्केल 1 स्केल 2 स्केल 3 पीओ लेवल क्लर्क लेवल पर कंप्यूटर में पकड़ बनाना चाहते हैं टॉपिक वाइज पीडीएफ वीडियोस एमसीक्यूज मॉक टेस्ट की मदद से, तो आप जुड़ सकते हैं इस कोर्स से। अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर या आईओएस स्टोर की मदद से, फिर आप इस कोर्स से कनेक्ट हो पाएंगे। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप पूछ सकते हैं। तो चलिए, प्रीवियस सेशन में क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था और कहा था कि इसका आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन क्या था? कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एंड विंडोज आर कॉल्ड डैश कीज। कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट और विंडोज किस प्रकार की कीज हैं? और आप जानते हैं कि कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट या विंडोज आपकी मॉडिफायर कीज में आती हैं। मॉडिफायर कीज दोस्तों उनको बोलते हैं जो अकेले काम नहीं करती, दूसरे के साथ में मिलकर काम करती हैं और अपनी खुद की प्रॉपर्टी को मॉडिफाई यानी चेंज कर लेती हैं। दीज आर कॉल्ड मॉडिफायर कीज। जबकि टॉगल कीज की बात करें तो कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक इन्हें बोलते हैं टॉगल कीज, जो ऑन ऑफ नेचर की होती हैं और साथ ही साथ ये ऐसी कीज होती हैं जो साउंड भी प्रोड्यूस करती हैं, या विजुअली इंपेयर्ड लोगों के लिए जो कीज यूज की जाती हैं साउंड पर्पस से, दीज आर कॉल्ड एज टॉगल कीज। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा, बताइएगा। टाइम्स न्यू रोमन कैम्ब्रिया एरियल आर द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? फॉन्ट में आपने अक्सर देखा होगा ये नाम आपको देखने को मिलते हैं, टाइम्स न्यू रोमन, कैम्ब्रिया, एरियल। ये किसके उदाहरण हैं? फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट फेस, फॉन्ट इफेक्ट या फॉन्ट बॉक्स? सही जवाब है ये फॉन्ट के नाम हैं, इन्हें फॉन्ट फेस बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, दैट इज फॉन्ट फेस। टाइम्स न्यू रोमन, कैम्ब्रिया, एरियल ये फॉन्ट नेम है, या तो ऑप्शन में फॉन्ट नेम मिलता है, दैट इज द करेक्ट वन। फॉन्ट नेम ना मिले तो फॉन्ट फेस इज द करेक्ट आंसर। अब जरा इसको देखो, जब एमएस वर्ड आप ओपन करते हैं तो वहां पर आप एक शॉर्टकट की प्रेस करते हैं कंट्रोल डी, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। फॉन्ट डायलॉग्स ओपन होने पर यहां पे कुछ फॉन्ट के नाम आते हैं लिखकर, जैसे बॉडी, हेडिंग्स, ये आपको दिख रहा है एप्टॉस, है ना, लेटेस्ट वर्जन के केस में एलिगेरियन। तो यहां पर आप देख सकते हैं इन्हें फॉन्ट फेस बोला जाता है या फॉन्ट नेम बोला जाता है। फॉन्ट स्टाइल आपके कौन से होते हैं? रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, बोल्ड इटैलिक, ये फॉन्ट के स्टाइल होते हैं। बाय डिफॉल्ट रेगुलर होता है फॉन्ट का स्टाइल। साइज आपके अलग अलग होते हैं, जो कि फॉन्ट साइज की लिस्ट दी हुई है। फॉन्ट इफेक्ट आपके कौन से होते हैं? स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, सुपर स्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स और हिडन। तो ये याद रखिएगा यहां पर। Second question, dash is the search engine that plant trees. This will plant trees in vulnerable areas with the profit the company makes from its searches. कह रहा ऐसा कौन सा सर्च इंजन है जो ट्रीज प्लांट करने में मदद करता है, यानी ऐसा कौन सा सर्च इंजन है जिसका प्रॉफिट सीधे जाता है प्लांटेशन ऑफ ट्रीज को फोकस करते हुए वातावरण की सुरक्षा के लिए? एंड द करेक्ट आंसर इज इकोशिया। इकोशिया इज द सर्च इंजन बेस्ड इन बर्लिन जर्मनी का ये सर्च इंजन है, और इसका मेन मोटिव क्या है कि जो इन्वायरमेंट है उसके लिए हम पैसा खर्च करेंगे, जो भी इनकम होगी इस सर्च इंजन के थ्रू वो सारी की सारी इनकम प्लांटिंग ऑफ ट्रीज में खर्च की जाएगी। तो इस मोटिव के साथ में इसे लॉन्च किया गया था। डैश इज अ यूएस बेस्ड ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर along with the सर्च इंजन। कह रहा है अमेरिका का ये ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर भी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी है
और सर्च इंजन भी है। इसका नाम बताइए। जैसे इंडिया की मार्केट में अगर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की बात की जाए तो एयरटेल है, BSNL है, या फिर आपका रिलायंस जियो है ना, जिसने मार्केट कैप्चर की हुई है। वैसे ही अमेरिका में ऑनलाइन सर्विस देने वाली जो कंपनी है वो है आपकी AOL, अमेरिकन ऑनलाइन से नाम जाना जाता है। AOL दैट इज कॉल्ड अमेरिका ऑनलाइन। ये ब्राउजर भी बनाती है, ये सर्च इंजन भी देती है, ये इंटरनेट सर्विस भी प्रोवाइड करती है। कहां पर? अमेरिका में। डैश इज एन इंडियन प्रोप्राइटरी प्राइवेसी सेंट्रिक वेब ब्राउजर डेवलप्ड बाय हिडन रिफ्लेक्स यूजिंग क्रोमियम सोर्स कोड। क्रोमियम सोर्स कोड का उपयोग करके हिडन रिफ्लेक्स द्वारा विकसित एक भारतीय स्वामित्व वाली गोपनीयता केंद्रित वेब ब्राउजर है। इसका नाम बताइए। तो इंडियन वेब ब्राउजर की अगर बात हो, जो हिडन रिफ्लेक्स नाम की कंपनी ने डेवलप किया, क्रोमियम के सोर्स कोड को कॉपी करते हुए डेवलप किया, तो आंसर हो जाएगा एपिक। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि जो एपिक वेब ब्राउजर है इंडिया का, उसे किस कंपनी ने डेवलप किया है, तो आंसर होगा हिडन रिफ्लेक्स। इसका कोड किससे सिमिलर है, तो आंसर होगा क्रोमियम वेब ब्राउजर के सोर्स कोड के जैसा ही इसका कोड है। तो ये कुछ बातें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, द फॉन्ट साइज ऑफ 36 पॉइंट इन MS Word 2007 इज इक्वल टू हाउ मेनी इंचेस। MS Word 2007 में 36 पॉइंट का फॉन्ट आकार कितने इंच के बराबर है? 1 पॉइंट या 1 पॉइंट की जब हम बात करते हैं तो इसे 1/72 इंचेस बोला जाता है। 1 पॉइंट आपका 1/72 इंचेस का होता है। तो 36 पॉइंट किसके बराबर होगा? 36 डिवाइडेड बाई 72 यानी 0.5 इज द करेक्ट आंसर। जरा ध्यान से देखो, 1 पॉइंट बराबर 1/72। अब जितने पॉइंट क्वेश्चन में गिवन होंगे उसको 72 से डिवाइड कर दीजिएगा। यहां 36 डिवाइडेड बाई 72 होगा, आंसर इज 0.5। नेक्स्ट, इन विंडोज 11 मिनिमम प्रोसेसर रिक्वायरमेंट इज। विंडोज 11 क्योंकि लेटेस्ट माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज है, इसमें न्यूनतम प्रोसेसर की आवश्यकता कितनी है? एंड द करेक्ट आंसर इज 1 गीगाहर्ट्ज। विंडोज 11 के जो मिनिमम प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट है वो 1 गीगाहर्ट्ज है। प्रोसेसर का मतलब CPU, तो कितना CPU इसको चाहिए? 1 गीगाहर्ट्ज। अब CPU की परफॉर्मेंस को किस में नापते हैं? हर्ज में। CPU की स्पीड को किस में नापते हैं? हर्ज में। मेगाहर्ज, गीगाहर्ज, किप्स किलो इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मिप्स मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, है ना, ये यूनिट होती है। USB 1.0 एंड USB 2.0 uses a dash mode of communication. USB का मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस। USB 1.0 2.0 किस प्रकार के मोड ऑफ कम्युनिकेशन में आएंगे? हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? 1.0 2.0 ये आपके हाफ डुप्लेक्स में काउंट होते हैं, जिसमें आपका वॉकी टॉकी आता है, दैट इज कॉल्ड अ हाफ डुप्लेक्स। USB 1.0 एंड 2.0। जबकि USB 3.0 की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन, USB 3.0 एंड न्यूअर, इसके जो लेटेस्ट हैं वो किस तरीके के मोड ऑफ कम्युनिकेशन के एग्जांपल्स हैं? तो करेक्ट आंसर है फुल डुप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन। फुल डुप्लेक्स में आपका वीडियो कॉलिंग जब आप करते हैं, कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, मीटिंग करते हैं, ऑनलाइन टेलीफोन कॉल्स करते हैं, ये सब आपके किस में आते हैं? फुल डुप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन में। डैश इज एन ईमेल दैट हैज बीन रिटर्न टू द सेंडर ड्यू टू अ परमानेंट एरर, मोस्ट ऑफन एन इनवैलिड एड्रेस। डैश एक ईमेल है जो स्थायी त्रुटि के कारण प्रेषक को वापस कर दिया गया है, अक्सर एक अमान्य पते की वजह से। कई बार क्या होता है कि जब आप मेल भेजते हैं तो जो उसका एड्रेस होता है वो गलत होता है, तो इस केस में मेल आपका बाउंस हो जाता है, यानी वापस आ जाता है। जब ईमेल आईडी ही गलत होगी तो क्या वो जाएगा? नहीं, वो वापस आ जाएगा। इसे बोलते हैं परमानेंट एरर। और इसे किस तरीके के बाउंस में रखते हैं? हार्ड बाउंस, यानी ये मेल कभी जाएगा ही नहीं क्योंकि ईमेल आईडी ही इनवैलिड है। दिस इज कॉल्ड हार्ड बाउंस।
सॉफ्ट बाउंस क्या होता है, इसका ठीक उल्टा। कई बार क्या होता है, नेटवर्क वीक होता है, कई बार ईमेल आईडी सामने वाले की फुल होती है जिस वजह से मेल नहीं जा पाता। लेकिन जैसे ही नेटवर्क का कनेक्शन प्रॉपर होगा, सामने वाला अपनी कुछ ईमेल आईडी को रिमूव करेगा, ईमेल्स को रिमूव करेगा, तो मेल उसके पास में पहुंच जाएगा। तो वो जो मेल है जो कुछ समय के लिए बाउंस हुआ लेकिन फिर से उसको मिल जाएगा कुछ समय के बाद, दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट बाउंस। टेम्परेरी एरर, यस, लेकिन परमानेंट एरर को क्या बोलते हैं, हार्ड बाउंस। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइमरी पार्टीशंस दैट कैन बी क्रिएटेड ऑन द हार्ड डिस्क इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में हार्ड डिस्क पर प्राथमिक विभाजन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। पार्टीशंस हम कितने बना सकते हैं मैक्सिमम, हार्ड डिस्क में 4 पार्टीशंस मैक्सिमम है, 1 पार्टीशन मिनिमम है। तो मिनिमम पूछें तो 1, मैक्सिमम पार्टीशन पूछें तो 4 प्राइमरी पार्टीशंस। नेक्स्ट, डैश इज अ डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ द इंटरनेट वेयर पीपल एंजॉय कंट्रोल ओवर देयर डेटा। डैश इंटरनेट का एक विकेंद्रीकृत रूप है जहां लोग अपने डेटा पर नियंत्रण का आनंद लेते हैं। नियंत्रण का आनंद मतलब इंटरनेट पर एंजॉय कैसे करते हैं हम लोग, लाइक करके, डिसलाइक करके, शेयर करके, यस, कमेंट करके। तो इसका मतलब कि हमें पूरी आजादी है, डिसेंट्रलाइज्ड मोड है जहां हम किसी भी इमेजेस, वीडियोस, किसी के साथ अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, अपनी रिस्पॉन्स दे सकते हैं। दिस इज कॉल्ड वेब 3.0। इसे वेब 3.0 बोला जाता है। समझ में आया, जहां हमें लाइक करना, डिसलाइक करना, शेयर करने की आजादी, कमेंट करने की आजादी, लिंक को कॉपी करके, है ना, कहीं भी पेस्ट करने की आजादी है। तो दैट इज व्हाट वी कॉल इंटरनेट पर वेब 3.0। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर द ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स परमानेंटली। निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स को स्थायी रूप से संग्रहित करता है। परमानेंट, इसका मतलब क्या यहां पर परमानेंट मेमोरी के बारे में बात हो रही है, यस। अब यहां जरा देख के बताओ कि इनमें से कौन सी मेमोरी परमानेंट है। रजिस्टर टेम्परेरी, हार्ड डिस्क परमानेंट, रैम टेम्परेरी, कैशे टेम्परेरी, रोम परमानेंट। तो आंसर या तो हार्ड डिस्क होगा या रोम होगा। बात किसकी हो रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स की। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स जहां पर स्टोर होती हैं परमानेंट, वो हार्ड डिस्क होती है, और बूटिंग की जहां पर फाइल्स स्टोर होती हैं वो आपकी रोम होती है। तो अगर बूटिंग पूछता कि बूटिंग के समय जो फाइल्स स्टोर होती हैं परमानेंट बेसिस पे, तो रोम हो जाता। ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स या कंप्यूटर की फाइल्स या आपकी डेली लाइफ की फाइल्स जहां पर स्टोर होती हैं वो हार्ड डिस्क है या एसएसडी है, सॉलिड स्टोरेज डिवाइसेस, यस। नेक्स्ट, विच सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस यूज नैंड बेस्ड फ्लैश मेमोरी टेक्नोलॉजी। कौन सी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नैंड आधारित फ्लैश मेमोरी तकनीक का उपयोग करती है। अब जरा ध्यान से देखो, फ्लैश मेमोरी के दोस्तों जब भी बात होगी आंसर क्या होगा, पेन ड्राइव। क्या गिवन है, नहीं। मेमोरी कार्ड, नहीं। एसएसडी, जी हां। सॉलिड स्टेट ड्राइव, यानी आंसर क्या हो गया, एसएसडी। क्या एसएसडी परमानेंट है, यस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, हां। फ्लैश मेमोरी के कॉन्सेप्ट पर काम करती है, यस। हाइब्रिड ड्राइव्स कंबाइन फीचर ऑफ विच 2 टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस। हाइब्रिड ड्राइव किन 2 प्रकार के स्टोरेज डिवाइसेस की विशेषताओं को जोड़ती है। हाइब्रिड का मतलब होता है कंबाइन करना, एक ऐसी स्टोरेज डिवाइसेस जिसमें कई सारे फीचर्स हैं। कौन सी है, एसएसडी या हार्ड डिस्क ड्राइव, रैम या एसएसडी, ऑप्टिकल ड्राइव या एसएसडी, हार्ड डिस्क ड्राइव या फ्लैश ड्राइव, नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज स्टोरेज डिवाइस आपकी कौन सी मानी जाती है, कंबाइन फीचर वाली हाइब्रिड, एसएसडी एंड हार्ड डिस्क ड्राइव। आजकल आपके मैक्सिमम जितने भी लैपटॉप्स आ रहे हैं मार्केट में या पीसी, उसमें एसएसडी भी होती है और हार्ड डिस्क ड्राइव भी होती है। कई बार ऑपरेटिंग सिस्टम को एसएसडी में डाल दिया जाता है और डॉक्यूमेंट्स को हार्ड डिस्क ड्राइव में, और कई बार
ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क ड्राइव में और डॉक्यूमेंट्स को एसएसडी में डाला जाता है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, एज पर द यूजेज, एज पर द रिक्वायरमेंट। विच कंपोनेंट ऑफ अ सीपीयू अलाउज फॉर पैरेलल प्रोसेसिंग एंड इंप्रूव्ड मल्टीटास्किंग। कह रहा सीपीयू का कौन सा घटक समांतर प्रसंस्करण और बेहतर मल्टीटास्किंग की अनुमति देता है। सीपीयू पैरेलल प्रोसेसिंग और मल्टीटास्किंग का मतलब क्या है कि आजकल जो भी हम लोग सीपीयू यूज करते हैं वो कई सारे प्रोसेस एक साथ करते हैं, वो मल्टीटास्किंग होते हैं, वो कई सारे टास्क को, कई सारी एप्लीकेशंस को एक साथ रन करते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है जिसकी वजह से ये पॉसिबल है? आंसर है कोर। जितने ज्यादा कोर्स होंगे आपके सीपीयू में उतनी ही परफॉर्मेंस उसकी बढ़िया होगी। जैसे डुअल कोर, हेक्सा कोर, ऑक्टा कोर, सिंगल कोर, सबसे पहला वाला सिंगल कोर है, उसके बाद आपके डुअल कोर आए, हेक्सा कोर आए, ऑक्टा कोर आए। तो जितने ज्यादा कोर होंगे उतनी ही सीपीयू की परफॉर्मेंस बेटर होगी, पैरेलल प्रोसेसिंग होगी। नेक्स्ट, इन विच टाइप ऑफ टास्क डू जीपीयू टिपिकली एक्सेल। जीपीयू आमतौर पर किस प्रकार के कार्यों में निपुण यानी उत्कृष्ट प्राप्त करता है। जीपीयू की बात करें तो इसे ग्राफिक कार्ड भी बोलते हैं, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। और जीपीयू क्या है, जो हमारे मोबाइल फोन्स में ज्यादातर सीपीयू, ज्यादातर सुपर कंप्यूटर्स में सीपीयू ना होकर क्या होता है, जीपीयू, ग्राफिक कार्ड्स। ऑनलाइन गेमिंग जो खेलते हैं जीपीयू का यूज करते हैं, ग्राफिक कार्ड का यूज करते हैं। वेब प्रोग्रामर जो होते हैं या फिर आप कह सकते हैं जो कोडर होते हैं हाई लेवल के, वो भी जीपीयू यूज करते हैं अपने कंप्यूटर्स में, ग्राफिक कार्ड का यूज करते हैं। तो जीपीयू फोकस किस पे करता है? पैरेलल प्रोसेसिंग पे, हाई स्पीड पर, एक साथ कई सारी चीजें प्रोसेस हो, मल्टीटास्किंग हो, दैट इज कॉल्ड पैरेलल प्रोसेसिंग। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर कंसीडर्ड हाई लेवल लैंग्वेज। कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा उच्च स्तरीय भाषाएं मानी जाती हैं। हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो आमतौर पे इंग्लिश में लिखी जाती है, कंप्यूटर को समझ में नहीं आती, ट्रांसलेटर्स की मदद से कंप्यूटर को समझाई जाती है, दैट इज कॉल्ड अ हाई लेवल लैंग्वेज। पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस ये हाई लेवल है। असेंबली, मशीन लैंग्वेज और सी, असेंबली आपकी लो लेवल में आती है, मशीन भी लो लेवल है, सी हाई लेवल है, तो ये होगा नहीं। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं होती, ये वेबसाइट डेवलपमेंट वाली लैंग्वेजेस हैं, तो ये आपकी इस कैटेगरी में नहीं आएंगी। बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल ये तो नंबर सिस्टम है, ये भी नहीं आएंगे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, पाइथन, जावा और C++, हाई लेवल लैंग्वेज। विच लैंग्वेज इज स्पेसिफाइड टू अ पर्टिकुलर सीपीयू आर्किटेक्चर। किस विशेष सीपीयू आर्किटेक्चर के लिए कौन सी भाषा विशिष्ट है। सीपीयू यानी प्रोसेसर जिस लैंग्वेज पर काम करता है वो कौन सी है? असेंबली लैंग्वेज। यस, सीपीयू या प्रोसेसर के रिस्पेक्ट में कभी भी लैंग्वेज पूछी जाएगी तो आंसर क्या होगा? असेंबली। असेंबली लैंग्वेज निमोनिक्स के फॉर्मेट में होती है, सिंबल्स के फॉर्मेट में होती है, जैसे ऐड फॉर द एडिशन पर्पस, SUB फॉर द सब्ट्रैक्शन पर्पस, है ना, इस तरीके से होती है। तो असेंबली फॉर द सीपीयू आर्किटेक्चर या सीपीयू पर्पस के लिए यूज होने वाली लैंग्वेज है। डैश इज द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड कैप्चरिंग ऑल द पैकेट्स पासिंग थ्रू अ गिवन नेटवर्क। डैश किसी दिए गए नेटवर्क से गुजरने वाले सभी पैकेटों की निगरानी और कैप्चरिंग की प्रक्रिया है। फिशिंग, स्मिशिंग, स्निफिंग, स्पूफिंग या ऑल ऑफ दीज। मॉनिटरिंग और कैप्चरिंग करने का काम किसका है? अगर याद करें आप तो मॉनिटर और कैप्चर के रिस्पेक्ट में हमेशा मैं आपसे क्या कहता हूं? डॉग्स, जो कुत्ते होते हैं वो सबसे अच्छे मॉनिटर करते हैं, सबसे अच्छी रखवाली करते हैं घर के, है ना, घर के सेंस में मॉनिटर और कैप्चर करने का। तो अगर डॉग्स की बात कर रहे हैं तो क्या स्निफर डॉग्स होते हैं? जी हां, मिलिट्री के पास में, तो दैट इज कॉल्ड अ स्निफिंग, राइट आंसर। तो हाउ डॉग्स एंड देयर नोजेस सेव द वर्ल्ड, है ना, ये हर कोई जानता है कि कितनी तेज इनकी नाक होती, कितनी तेज सूंघ लेते हैं ये लोग। तो स्निफ का मतलब भी होता है सूंघना, स्मेल आउट करना, है ना, और मॉनिटरिंग और कैप्चरिंग भी इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट, द रोम टाइप यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल फोन इज। लगभग सभी फोनों में प्रयुक्त रोम का प्रकार है, जरा सोच के बताइएगा।
जितने भी मोबाइल फोन्स हैं उनमें रैम का भी यूज होता है, रोम का भी यूज होता है। रोम एक परमानेंट मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी भी है। रोम कौन सी रोम ऐसी है जो मोबाइल फोन्स में यूज होती है? ईईपी रोम, जी हां। फ्लैश मेमोरी, यस। नैंड फ्लैश, यस। हमारे मोबाइल फोन्स में ईईपी रोम, जिसका एडवांस्ड फॉर्म फ्लैश मेमोरी है, जिसे नैंड फ्लैश भी बोलते हैं, इनका यूज होता है। क्यों? क्या मोबाइल फोन्स में मेमोरी कार्ड भी लगाते हैं हम लोग? जी हां। और मोबाइल फोन्स में जो मेमोरी कार्ड लगाते हैं वो भी एक प्रकार की फ्लैश मेमोरी है, और जो रोम है ये भी एक प्रकार की फ्लैश मेमोरी ही है। तो ईपी रोम जो कि एडवांस्ड फॉर्म ऑफ फ्लैश मेमोरी है, तो ईपी रोम भी सही होगा, फ्लैश मेमोरी भी सही होगा, और नैंड फ्लैश भी सही होगा। द रैम टाइप यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल फोन्स, लगभग सभी फोनों में प्रयुक्त रैम का प्रकार कौन सा है? जितने भी मोबाइल फोन्स हैं उनमें जो रैम लगती है वो कौन सी है दोस्तों? वेरी गुड। स्टैटिक रैम हो नहीं सकता, क्योंकि एसरैम इज यूज्ड फॉर दी कैशे पर्पस, कैशे मेमोरी को बनाने के लिए। डायनेमिक रैम मोबाइल फोन्स के लिए। फ्लैश रैम होगा नहीं, ऑल ऑफ दीज होगा नहीं, नन ऑफ दीज होगा नहीं। अब स्मार्टफोन में जो रैम यूज होती है उसे बोलते हैं डीडीआर, डबल डेटा रेट, या इसको हम लोग डी रैम या फिर LPDDR के नाम से भी जानते हैं। लो पावर डबल डेटा रेट। कई बार एग्जाम्स में यह पूछते हैं कि रैम में DDR की फुल फॉर्म क्या है, तो DDR का मतलब क्या है? डबल डेटा रेट। मार्केट में जब आप रैम लेने जाते हैं तो वो आपको DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 के नाम से मिलती है। जितनी बढ़िया रैम होगी वो DDR4 है जैसे बेस्ट मानी जाती है, DDR3 DDR4 से कुछ कम, DDR2 उससे कम, DDR1 उससे कम, है ना। तो इस तरीके से आपकी रैम बनी जिसको DDR के नाम से जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड डबल डेटा रेट। समझ में आ गया? भूलेंगे तो नहीं, गलती तो नहीं होगी? बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड रिलायबल कम्युनिकेशन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वसनीय संचार प्रदान करता है? देखिए, प्रोटोकॉल्स की जब भी बात करते हैं तो प्रोटोकॉल आपकी या तो रिलायबल होगी जिस पे आप विश्वास करेंगे, या ऐसी होगी जिस पर आप विश्वास नहीं करेंगे। तो जो रिलायबल होती है वो TCP होती है, और जो नॉन रिलायबल है वो UDP है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो रिलायबल के केस में, विश्वसनीय के केस में हमेशा आंसर क्या बनेगा? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP, जो एक्नॉलेज प्रोटोकॉल होती है, जिसमें गारंटी होती है कि आपका डेटा रिसीवर को रिसीव होगा ही होगा, TCP है। UDP में ऐसी कोई गारंटी नहीं होती, डेटा लॉस होने की पूरी चांसेस हैं। जैसे जब आप मेल के थ्रू डेटा भेजते हैं तो वो रिलायबल है, जब आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, मीटिंग्स के थ्रू, वॉइस कॉल के थ्रू जब आप बात करते हैं तो वो रिलायबल नहीं है, वहां डेटा का लॉस भी हो सकता है, वो UDP है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। समझ में आया? नेक्स्ट, व्हाट डिस्प्ले द एड्रेस ऑफ द एक्टिव सेल, सक्रिय सेल का पता क्या प्रदर्शित करता है? अब ये क्वेश्चन एग्जाम में दो तरीके से पूछा जाता है, समझिएगा कैसे। एक्टिव सेल के एड्रेस के बारे में अगर बात करें तो आंसर होगा नेम बॉक्स। ये MS एक्सेल है, जहां पहले सेल पर अगर आप क्लिक करेंगे तो इसका जो एड्रेस है उसे क्या बोलते हैं? नेम बॉक्स A1। लेकिन अगर एड्रेस की जगह पर कंटेंट आ गया लिखकर कि व्हाट डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द एक्टिव सेल, सक्रिय सेल के कंटेंट को क्या बोलते हैं? तो आंसर होगा फॉर्मूला बार। जहां पर इसका कंटेंट दिखता है उसे फॉर्मूला बार बोलेंगे, और जहां पर एड्रेस दिखता है उसे नेम बॉक्स बोलेंगे। समझ में आ गया? वेरी गुड। व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज अ प्रिंटर ड्राइवर, प्रिंटर ड्राइवर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ड्राइवर्स की जब भी हम लोग बात करते हैं, चाहे वो माइक ड्राइवर हो गया, प्रिंटर ड्राइवर हो गया, स्कैनर का ड्राइवर हो गया, वेब कैम ड्राइवर हो गया, या फिर कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स, डेली लाइफ में यूज होने वाले सॉफ्टवेयर, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ब्राउजर, सर्च इंजन, ये सब आपके एप्लीकेशन हो गए। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जो आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करे, जो कंप्यूटर की स्पीड को इंक्रीज करे, वो यूटिलिटी हो गया।
जैसे एंटीवायरस, डिस्क क्लीनर, डिस्क डीफ्रैगमेंटर, ये सब आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स के एग्जाम्पल हैं जो आपकी परफॉर्मेंस, आपकी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को या सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हैं, दैट इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। नेम द डेस्कटॉप डेटाबेस एप्लीकेशन दैट इज द पार्ट ऑफ MS ऑफिस सूट। उस डेस्कटॉप डेटाबेस एप्लीकेशन का नाम बताइए जो MS ऑफिस सूट का हिस्सा है। डेटाबेस और MS ऑफिस के अंदर कौन सा है? MS एक्सेस, जिसे RDBMS भी बोलते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोला जाता है। तो आंसर क्या होगा? MS एक्सेस। द फर्स्ट सेल इन एक्सेल वर्कशीट इज लेबल्ड एज। एक्सेल वर्कशीट में प्रथम सेल को किस रूप में लेबल किया जाता है? पहले कॉलम आएगा फिर रो आएगी, यानी A1 इज द करेक्ट आंसर। A क्या है? कॉलम, 1 क्या है? आपकी रो। तो A1 इज द फर्स्ट सेल इन एक्सेल वर्कशीट जिसको लेबल किया गया। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू स्टार्ट एंड एग्जिट फ्रॉम द स्लाइड शो। स्लाइड शो को शुरू करने और बाहर निकालने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? पावर पॉइंट में अगर हमें स्टार्ट करनी है प्रेजेंटेशन तो F5 करेंगे और एग्जिट करनी है तो एस्केप करेंगे। तो आंसर क्या होगा? F5 एंड एस्केप। Which of the following is the correct arrangement in the descending order of the size in MS Excel 365? Very important one. कह रहा है एक्सेल 365 में डिसेंडिंग ऑर्डर यानी बड़े से छोटे की तरफ अरेंज करिए। सबसे बड़ा क्या होगा? वर्कबुक, उससे छोटी वर्कशीट, कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज कॉल्ड वर्कबुक। तो वर्कबुक, फिर वर्कशीट, फिर रेंज, फिर सेल। सेल सबसे छोटी यूनिट होती है एक्सेल की। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 इज द राइट वन। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ द एक्सेल एक्सप्रेशन सम 5,3 ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स इज। एक्सेल एक्सप्रेशन में इसका मान क्या होगा? बस ये बहुत आसान है, आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रू मतलब 1 होता है और फॉल्स का मतलब 0 होता है। बस सम कर दो, प्लस कर दो लिखकर। तो 5 और 3, ट्रू 1 फिर फॉल्स 0 फिर ट्रू 1 फॉल्स 0, प्लस करेंगे 5 + 3 8, 2 बार 1 10, सो आंसर इज 10। क्लियर? नेक्स्ट, इन MS PowerPoint 365 which of the following is used to add time to the slides in a presentation? MS PowerPoint 365 में प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स में समय जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? टाइम। अगर हर एक स्लाइड में हम टाइम जोड़ दें, जैसे हर एक स्लाइड 5 सेकंड के बाद अपने आप आगे बढ़ जाए, अगर इस तरीके के कुछ टाइमर हमें ऐड करना है तो हम किसका यूज करेंगे? रिहर्स टाइमिंग बटन का। और ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछते हैं कि रिहर्स टाइमिंग बटन क्या करता है प्रेजेंटेशन में? टाइम टू दी स्लाइड्स को ऐड करता है, यानी स्लाइड्स में टाइम को ऐड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसको कई बार रिहर्स बटन भी बोलते हैं क्योंकि टाइमिंग से साफ साफ पता चल जाता है। तो इसको रिहर्स टाइमिंग की जगह रिहर्स भी मिल जाए तो भी सही होगा। यस, देखिएगा यहां पर, तो MS पावर पॉइंट ओपन करिएगा, स्लाइड शो के टैब पर क्लिक करिएगा और यहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा रिहर्स टाइमिंग का, जहां पर आप अपनी प्रेजेंटेशन में टाइमर भी सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 2 गीगाबाइट? 2 GB किसके बराबर है? निम्नलिखित में से कौन सा 2 गीगाबाइट के बराबर है? बिल्कुल बहुत आसान है, 1 GB 1024 के बराबर होता है। तो 2 GB किसके बराबर होगा? 2048। 1024 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 2048 मेगाबाइट, दैट इज द राइट आंसर, है ना। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया? 4th इज द राइट वन। 1024 MB 1 GB के बराबर या 1 GB 1024 MB के बराबर। तो 2 GB किसके बराबर होगा? 1024 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 2048 मेगाबाइट। नेक्स्ट, which of the following is an example of the 5th generation programming language? 5th generation प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल हम लोग करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोटिक्स के केस में। तो कौन सी ऐसी है जो 5th जनरेशन को फोकस कर रही है? कोबोल, फॉरट्रैन, जावा, प्रोलॉग या ऑल ऑफ दीज?
करेक्ट आंसर होगा प्रोलॉग, जिसकी फुल फॉर्म है प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। प्रोग्रामिंग इन लॉजिक ये आपकी 5th जनरेशन में यूज होने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आएगी। अब एक बार सारे ही जनरेशन में यूज होने वाली लैंग्वेजेस को देख लो। फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसे मशीन बाइनरी लैंग्वेज 0-1 या बिट बोलते हैं। फर्स्ट जनरेशन मशीन लैंग्वेज, बाइनरी, बिट, 0-1। सेकंड में असेंबली लैंग्वेज आएगा, जिसमें निमोनिक्स, जो सीपीयू के बहुत करीब, सीपीयू जिसको समझता है, प्रोसेसर जिसको समझता है, असेंबली लैंग्वेज। इसी में असेंबलर का यूज भी करते हैं हम लोग, ट्रांसलेटर के रूप में असेंबलर। फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन दोनों आपकी लो लेवल लैंग्वेज है। थर्ड आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है, जिसका यूज हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए करते हैं। C++, जावा, कोबोल, बेसिक, फॉरट्रैन, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। और पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है? फॉरट्रैन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। यस, हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब जो सॉफ्टवेयर बनाएगी। तो C++, जावा, कोबोल, बेसिक, फॉरट्रैन, इनकी मदद से हम लोग सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। फोर्थ जनरेशन आती है डेटाबेस वाली, जिसके थ्रू हम लोग डेटाबेस डेवलप करते हैं, जैसे SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज फॉर द डेटाबेस लैंग्वेज, मैटलैब, पाइथन, रूबी, विजुअल बेसिक, मैक्रोस जिसमें बनाया जाता है विजुअल बेसिक। तो फोर्थ जनरेशन में आपके SQL, मैटलैब, पाइथन, रूबी और विजुअल बेसिक आती हैं। जबकि फिफ्थ जनरेशन आपकी रोबोटिक्स बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, जिसमें आपकी लिस्प, प्रोलॉग, है ना, ये वाली जो आती है मरकरी। तो लिस्प, प्रोलॉग, मरकरी, ये आपकी फिफ्थ जनरेशन की हो गई। प्रोलॉग का मतलब होता है प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, लिस्प का मतलब होता है लिस्ट प्रोसेसिंग, है ना, और मरकरी तो आप जानते ही हैं AI रोबोट्स के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट अमंग दीज अबाउट लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कौन सा कथन गलत है? ये फ्री और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। जी हां, फ्री है, ओपन सोर्स है, चेंज कर सकते हैं इसके कोड में। यस, लाइट वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्कुल सही, बिल्कुल हल्की फुल्की है लाइनेक्स। एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, यस, इतनी सिक्योर है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कि इसमें कोई भी एंटीवायरस का यूज नहीं किया जाता। यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यस, यूनिक्स के बाद ही आपका लाइनेक्स आया, यूनिक्स पर बेस्ड है ये पूरे तरीके से। रिटन बाय केन थॉमसन, जी नहीं, इसको लाइनस टोरवाल्ड के द्वारा लिखा गया है, ना कि केन थॉमसन के द्वारा। तो गलत स्टेटमेंट मिल चुका है ना, रिटन बाय केन थॉमसन, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। लाइनेक्स इज द लाइनस टोरवाल्ड। 1991 में लाइनस टोरवाल्ड के द्वारा इसको बनाया गया। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट मैक एड्रेस। मैक एड्रेस के बारे में कौन सा कथन गलत है? मैक एड्रेस का मतलब मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, जो डेटा लिंक लेयर OSI मॉडल की दूसरी लेयर पर काम करता है। मैक एड्रेस जो कि 48 बिट का होता है। मैक एड्रेस जो NIC कार्ड के ऊपर लिखा होता है, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होगा और 12 डिजिट का होगा, है ना, यही तो है मैक एड्रेस। तो इट कंसिस्ट ऑफ 12 हेक्साडेसिमल डिजिट, सही है। मैक एड्रेस नेवर चेंज, ये कभी चेंज नहीं होता, सही है। NIC कार्ड के ऊपर मिलता है, सही है। ARP इज यूज्ड टू कन्वर्ट IP एड्रेस टू मैक एड्रेस, सही है। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल की मदद से IP एड्रेस को मैक एड्रेस में कन्वर्ट करते हैं। मैक एड्रेस इज 128 बिट एड्रेस, गलत है ना, इट इज अ 48 बिट एड्रेस, ये आपका सही बनेगा। तो फिफ्थ सेंटेंस इज द रॉन्ग वन, दिस इज नॉट अ 128 बिट एड्रेस but it is the 48 bit address. Next, the buffer memory is mainly located in dash of a computer. बफर मेमोरी मुख्य रूप से कंप्यूटर के डैश में स्थित होती है। बफर मेमोरी क्या होता है जरा समझिएगा। जब आप किसी वीडियो को डाउनलोड कर रहे होते हैं कंप्यूटर में, तो होता क्या है कि जब तक वो फुली डाउनलोड ना हो जाए तब तक के लिए वो जो फाइल है, जो वो वीडियो है, वो बफर मेमोरी में रहती है। और जैसे ही वीडियो एक बार पूरी डाउनलोड हो जाए, वो बफर मेमोरी से उठकर हार्ड डिस्क में आ जाती है।
तो यहां पूछ रहा है कि बफर मेमोरी किसका हिस्सा है? रैम का, क्योंकि जब कोई भी फाइल जिसको आप डाउनलोड कर रहे होते हैं और पूरी डाउनलोड नहीं होती तब तक वो रैम में रहती है, और रैम के जिस हिस्से में रहती है उसे बफर मेमोरी बोलते हैं। लेकिन जब पूरी डाउनलोड हो जाती है तो रैम से उठकर वो हार्ड डिस्क में चली जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बफर के लिए? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। लेकिन अगर एग्जाम में ये पूछें कि बफर मेमोरी के केस में परमानेंट कहां चली जाती है फाइल्स डाउनलोड होने के बाद में कंप्लीटली, तो आंसर हार्ड डिस्क हो जाएगा। लेकिन बफर मेमोरी किसका हिस्सा है? तो आंसर क्या होगा? रैम का, रैंडम एक्सेस मेमोरी का। वेरी गुड। डैश was a Trojan released in year 2000 which was used in the world's most damaging cyber attack। दुनिया का सबसे खतरनाक साइबर अटैक हुआ ट्रोजन की दुनिया में ईयर 2000 में। इसका नाम बताइए। वर्ष 2000 में जारी किया गया एक ट्रोजन था जिसका उपयोग दुनिया के सबसे विनाशकारी साइबर हमले में किया गया। इसका नाम है आई लव यू। और आप जानते हैं वैसे भी ये बड़ा ही खतरनाक है। यस, इन ऑल दी सेंसेस यू नो। सो ट्रोजन हॉर्स की बात करें, ईयर 2000 की बात करें, तो आंसर क्या होगा? आई लव यू। वॉर्म क्या होता है? राइट वंस रीड मैनी, जिसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट ना हो वो वॉर्म होगा। डीडीओएस क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, एक ऐसा अटैक जो सर्वर को हैक करने के लिए करते हैं, डीडीओएस है। जहां पर मैसेजेस की बम्बार्डमेंट की जाती है, किसके द्वारा? रोबोट्स के द्वारा, दैट इज कॉल्ड डीडीओएस। एक बार सिस्टम डाउन हो जाए फिर हैक कर लेते हैं इसको। क्रीपर इज द फर्स्ट वायरस, ब्रेन इज द फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस, है ना, जानते हैं आप इनके बारे में। नेक्स्ट, विच नंबर आर यूज्ड एक्सटेंसिवली इन माइक्रो प्रोसेसर वर्क। माइक्रो प्रोसेसर कार्य में एक्सटेंसिव यानी सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? माइक्रो प्रोसेसर नहीं, माइक्रो प्रोसेसर किसका यूज करता है ये आपको बताना है। कौन से नंबर सिस्टम का यूज करता है? ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, बाइनरी, डेसिमल या ऑल ऑफ दीज? IPv6, मैक एड्रेस और माइक्रो प्रोसेसर, ये तीनों के तीनों हेक्साडेसिमल बेस्ड हैं। यस, IPv6 भी हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है, मैक एड्रेस भी हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होगा, और माइक्रो प्रोसेसर भी हेक्साडेसिमल को ही समझता है ना, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट, विच इज द नेम ऑफ द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम बताइए। विश्व का सबसे तेज एल कैपिटल, यस याद है ना, एल कैपिटल। लेकिन फर्स्ट कौन सा है? CDC 6600 फर्स्ट है। और भारत की अगर बात करें तो भारत का सबसे फास्टेस्ट दैट इज एरावत। एरावत इज द फास्टेस्ट इन सेंस ऑफ इंडिया। तो यहां आंसर बनेगा आपका फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड CDC 6600। नेक्स्ट, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ULSI, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? अगर टेक्नोलॉजी पूछ रहे होते कि फिफ्थ जनरेशन किस टेक्नोलॉजी का यूज करता है तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता। लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं पूछ रहे, कंप्यूटर पूछ रहे हैं, तो आंसर क्या होगा? किप्स होगा, नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम होगा। किप्स का मतलब जो नॉलेज का इस्तेमाल करे, जैसे रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, है ना, ऐसे कंप्यूटर्स को बोला जाता है किप्स, नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। विच फंक्शन की रिपीट द लास्ट कमांड और एक्शन। वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन गाइस। कौन सी फंक्शन की अंतिम कमांड या क्रिया को दोहराती है? आंसर इज F4। फंक्शन की आपको याद होनी चाहिए सारी। F4 क्या करती है? सपोज करिए आपने MS वर्ड ओपन किया। अब MS वर्ड ओपन करके आपने अपना नाम लिखा। नाम लिखने के तुरंत बाद बिना स्पेस दिए F4 दबाइए, फिर से आपका नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर F4 दबाइए, फिर आपका नाम आ जाएगा। तो F4 क्या करता है? सेव कर लेता है अपने में जो भी टेक्स्ट आप लिखते हैं। फिर अगर आप उसको रिपीट करना चाहते हैं बिना किसी स्पेस के
तो वो जितनी बार आप F4 दबाएंगे उतनी बार वो टेक्स्ट आपका रिपीट हो जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? सो दिस इज F4 इज यूज्ड फॉर दी रिपीट द लास्ट एक्शन परफॉर्म या रिपीट द लास्ट कमांड और एक्शन। गेटिंग द पॉइंट? तो आउट ऑफ 40 आपने कितना स्कोर किया कमेंट करके बताइएगा। और ये रहा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। डैश इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट टूल डिजाइन्ड बाय गूगल। डैश गूगल द्वारा डिजाइन किया गया एक एआई बेस्ड चैटबॉट टूल है। एआई का जमाना है, एआई से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। गूगल द्वारा जो एआई बनाया गया इसका नाम बताइए। गूगल जेमिनी, गूगल प्लस, गूगल चैट जीपीटी, गूगल ओपन एआई, नन ऑफ दीज ये आता है, बताएंगे नहीं। अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा कमेंट करके क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। और अगर नहीं पता तो नेक्स्ट सेशन में मैं इसके आंसर को बताऊंगा। यस, तो कैसा लगा आपको ये सेशन? पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। और साथ ही साथ अगर कंप्यूटर में बहुत कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा है, लग रहा है कि कॉन्सेप्ट पढ़ लेने चाहिए, क्योंकि पेपर का पैटर्न जितना भी टफ क्यों ना आए, है ना, इससे बाहर नहीं आएगा, तो ज्वाइन कर लीजिएगा कंप्यूटर का कंप्लीट कोर्स टू गेन फुल कॉन्फिडेंस इन दी कंप्यूटर सब्जेक्ट फॉर IBPS, RRB, PO क्लर्क, स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3। यस, अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, या वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट में मिल जाएगा, उसके थ्रू भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप पूछ सकते हैं। यस, तो कैसा लगा आपको ये सेशन एक बार कमेंट करके बताइएगा। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट 40 क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच गाइस।